आप मेरे लेफ्ट और राइट पर दो ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर ब्लू। अब अगर इन दोनों को इस हाइट से ड्रॉप करूं तो दोनों ग्राउंड पे हिट करेंगी और वापस बाउंस बैक होंगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक ऑब्जेक्ट है ये हमने कितनी ऊंचाई से फेंका और ये सिर्फ बहुत थोड़ा ऊपर गया, और जो ब्लू ऑब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट उस हाइट तक गया जहाँ से हमने उसे ड्रॉप किया था। और हमें मालूम है कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि ये ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट के केस में या ब्लैक बॉल के केस में जितनी काइनेटिक एनर्जी से उसे हमने ड्रॉप किया था उसने बहुत कम काइनेटिक एनर्जी तक वो बाउंस बैक हुआ, और ब्लू वाला जो ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सेम काइनेटिक एनर्जी तक बाउंस हुआ। तो आइडियल केस में क्या होना चाहिए? आइडियल इलास्टिक कोलिजन क्या है जिसमें बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट ना हो। जैसे कि हम अब देख सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये एग्जैक्ट सेम अपनी पोजीशन पर वापस गया, तो इसका मतलब इसने कोई भी काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन लूज नहीं किया। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम अपने कोलिजन को दो किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती यानी सेम नहीं रहती, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। A collision in which the kinetic energy of the system is not conserved is called the inelastic collision. And in the ideal case, when no kinetic energy is lost, the collision is said to be perfectly elastic. अब दोबारा से हम अपनी एग्जांपल देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन को हाइट हमने 10 दी और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हाइट हमने 10 दे दी। जो इन इलास्टिक कोलिजन है उसे जब हमने ड्रॉप किया, फॉर एग्जांपल 10 थी उसकी काइनेटिक एनर्जी, हिट किया वापस 4 तक काइनेटिक एनर्जी गई, तो बाकी 6 कहाँ गई? अगर मैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकती हूँ बिफोर कोलिजन उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10, जब वो कोलाइड किया वापस आया वो, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 थी। बाकी जो 6 है ये हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, साउंड में 4 वेस्ट हो गई, 2 हीट में वेस्ट हो गई। तो अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वो टोटल एनर्जी सेम ही होगी। काइनेटिक एनर्जी 4, साउंड में 4, हीट में 2, टोटल एनर्जी सिस्टम इन इलास्टिक में भी सेम ही है। और अगर हम इलास्टिक कोलिजन में देखेंगे तो हमें उसे डिवाइड किया था। अगर वो 10 की हाइट से ड्रॉ करेंगे तो वो वापस 10 तक जाएगी। यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जो लूज होती है इन इलास्टिक में वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो लूज होता है पोर्शन वेस्ट होता है वो साउंड और हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम अपना न्यू प्रिंसिपल बना सकते हैं। टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, बट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो हमने ये देखा कि इनइलास्टिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, चेंज हो जाती है। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी डजंट रिमेन सेम? अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब वापस से हम अपना एक्सपेरिमेंट देखते हैं और वही ब्लैक ऑब्जेक्ट हिट करता है, कम हाइट तक जाता है, जो ज़्यादा इलास्टिक है वो ज़्यादा हाइट तक जाता है। तो हमने देखा कि दोनों केसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हुई। तो मैं अगर आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, मास एंड वेलोसिटी, क्या बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ब्लैक ऑब्जेक्ट या ब्लैक बॉल का वेट या मास कम हो गया? नहीं, मास तो सेम रहा। इसी तरह जो ज़्यादा इलास्टिक वाला था क्या उसका मास चेंज हुआ? नहीं। काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का मतलब है जो चीज़ चेंज हुई वो क्या हुई? वो वेलोसिटी थी जो चेंज हुई, और इसलिए हम आगे सिर्फ वेलोसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वेलोसिटी देखेंगे कि इन कोलिजन्स में जो है वेलोसिटी क्या होती है बिफोर कोलिजन्स एंड आफ्टर कोलिजन। क्योंकि मास तो सेम रहने वाला है, मास चेंज नहीं होगा, तो हमारा सेंटर ऑफ अटेंशन होगी वेलोसिटी। हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें दो बॉल्स आती हैं, एक का कलर ब्लू है और दूसरे का रेड। वो आके टकराती हैं और टकरा कर वापस गुजर जाती हैं। तो
इस सारे एक्सपेरिमेंट को हम जरा डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इसको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में डिवाइड करते हैं। बॉल 1 के मास को m1 कह देते हैं, इसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन की v1। इसी तरह जो सेकंड बॉल है उस बॉल को हमने 2 से जाहिर किया, मास m2 और वेलोसिटी v2। आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं बॉल 1 का मास तो चेंज नहीं हुआ, ब्लू वाली बॉल का अगर पहले m1 था तो m2 होगा, हम इसको m2 लिख देते हैं। इस तरह जो रेड बॉल है अगर बिफोर कोलिजन उसका मास m2 है तो आफ्टर कोलिजन उसका मास m2 ही है, और वैसे ही हम लिख देते हैं। जो चीज चेंज होगी या हो सकती है वो है वेलोसिटी। तो बॉल 1 की वेलोसिटी पहले v1 लिखी थी, अब हम लिखेंगे v1 प्राइम। ये जो ऊपर छोटा सा निशान है इसे हम पढ़ते हैं प्राइम। और बॉल 2 की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसे हम लिखेंगे v2 प्राइम। तो इस केस में इसको हम केस 1 कह रहे हैं। केस 1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, यानी मास बॉल 1 एंड बॉल 2 दोनों के मासेस इक्वल हैं, तो हम लिख देते हैं m1 इज इक्वल्स टू m2। इसी तरह सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बॉल जो 2 है मोस्टली स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है, यानी उसकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 है। v2 इज इक्वल्स टू 0 और v1 बॉल जो ब्लू वाली है वो आती है और आके हिट करती है बॉल 2 से, और बॉल 1 वहीं रुक जाती है और बॉल 2 आगे मूव करने लग जाती है। तो आफ्टर कोलिजन हम देख सकते हैं कि जो बॉल 1 है वो रुक गई, तो v1 प्राइम जो है इज इक्वल्स टू 0 है, और v2 प्राइम जो है यानी बॉल 2 की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो v1 की वेलोसिटी से मूव करने लग गई। तो इस केस में हमने क्या देखा, हमारे पास ये कंडीशन थी कि m1 और m2 दोनों सेम थी, यानी दोनों मैसेस बॉल के सेम थे, एंड v2 जो है यानी रेड ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी 0 थी, एट रेस्ट थी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है ब्लू बॉल और उसका मास बहुत कम है बॉल 2 के। हम लिख देते हैं मास 1 इज लेस देन m2, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है बॉल 2 के कंपैरिजन। जो v2 है यानी रेड बॉल जो है ये स्टेशनरी है यानी एट रेस्ट है, इसलिए इनकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 है। तो हुआ यूं कि v1 बॉल आई वो बहुत छोटी थी, आके रेड बॉल से टकराई और टकराने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और वापस चली गई। ये बड़ी सिंपल बात है क्योंकि जो बॉल 2 था उसका मास ज्यादा था, उसे फर्क ही नहीं पड़ा, वो उससे आई हिट किया और वापस चली गई। तो आफ्टर कोलिजन जो है v1 जो है वो रिवर्स हो गई, मतलब v1 प्राइम आफ्टर कोलिजन जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। v2 जो है वो सेम रही, v2 प्राइम सेम रही इज इक्वल्स टू 0, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में अब हम ब्लू बॉल बहुत बड़े साइज की लेते हैं, यानी m1 जो है बहुत ज्यादा मास है m2 के मुकाबले में। 2 नेग्लिजिबल है, छोटा है, v1 की वेलोसिटी से बॉल आती है और टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है यानी आफ्टर कोलिजन क्या होता है, v1 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो चलती रहती है, लेकिन जो छोटी बॉल थी वो उसकी डबल स्पीड से मूव करना शुरू हो जाती है, और इसको लिख लेते हैं v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। v1 क्या थी, ब्लू बॉल की वेलोसिटी v1 को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है। ये सारी डिस्कशंस जो हैं हम मजीद मैथमेटिकल फॉर्म में आगे देखते हैं। मैथमेटिकली हमने देखा कि हर किस्म के इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होती है और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, सेम रहती है। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिख सकते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के केस में हमने जो बॉल्स का एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमारे पास एक बॉल थी जिसका मास m1 था, वेलोसिटी v1, टोटल मोमेंटम क्या हुआ, दोनों बॉल्स के मोमेंटम को हम ऐड कर देंगे, यानी m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस एंड v2 प्राइम। तो ये एग्जैक्टली इसका ये मतलब है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम टोटल मोमेंटम रिमेन सेम। अब मैं ये चाहती हूँ कि हम मास जो कि m1 है
ये भी m1 है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊँ। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास m2 v2 है उसको अगर मैं उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो यहाँ पे वो पॉजिटिव था तो वहां पे जाके वो माइनस हो जाएगा। तो अब फर्क देख लीजिए कि m1 v1 इधर पॉजिटिव है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर हमने देखा कि वो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह m2 v2 जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है और दूसरी तरफ जाकर वो माइनस में हो गया, यानी नेगेटिव साइन में हो गया। अब m1 इन दोनों टर्म्स में सेम है तो मैं इसकी कॉमन ले सकती हूँ। m1 ब्रैकेट में v1 माइनस v1 प्राइम, जो कि यहाँ सिर्फ इन दोनों में से m1 बाहर ले जाऊंगी। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में भी m2 सेम है तो m2 बाहर ले जाऊंगी और ब्रैकेट्स में v2 प्राइम माइनस v2 लिख दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैथ सेम है इन दोनों में, इसलिए हमने दोनों का कॉमन ले लिया। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बॉल 1 की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो वो होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर और इसी तरह बॉल 2 की होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो लिखेंगे वो क्या होगी हाफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर और बॉल 2 की क्या होगी हाफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब मैसेज सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, तो हम इसको इस तरीके से लिख दिया। अब 1/2 दोनों साइड्स पे है तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। इस इक्वेशन में हम अगेन वही काम करेंगे जो m1 v1 प्राइम स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर m1 v1 प्राइम स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा और इधर m2 v2 प्राइम स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ से m2 v2 स्क्वायर उधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, m1 कॉमन ले लिया था। इस साइड से अब भी हम कॉमन ले लेंगे और m2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई। अब ये इक्वेशन आपको मैथमेटिक्स की चीज़ में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो हम बता देते हैं। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यही फॉर्म नहीं बनती v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। अब v कंसिडर कर लें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं m1 एज इट इज और इस टर्म को v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम। अब सिमिलरली यहाँ पे m2 एज इट इज ही है और इसको दो टर्म्स में लिख देंगे v2 माइनस v2 प्राइम इंटू v2 प्लस v2 प्राइम। इस इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए m1 और ये m1 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह m2 एंड m2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर v1 माइनस v1 प्राइम है, ये और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी v2 माइनस v2 प्राइम है, सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सारे टर्म कैंसिल हो गई। बचा क्या इसमें, इस साइड पे बचा इक्वल के v1 प्लस v1 प्राइम, तो हम इसे लिख देते हैं और दूसरे साइड पे बचा v2 प्लस v2 प्राइम, तो हम वैसे ही लिख देते हैं। अब ये जो v1 प्लस v1 प्राइम है ये क्या है, ये डिफरेंस ऑफ बॉल 1 है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी इन दोनों के सम के इक्वल है। और ये जो है v2 प्लस v2 प्राइम ये बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी के। मैं डिफरेंस मालूम करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर कोलिजन से पहले डिफरेंस देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से v2 को उठा के v1 पे ले जाऊँगी। अब ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, ये बिफोर कोलिजन है और ये जो दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है ये आफ्टर कोलिजन है। मैं इसलिए ये भी कह सकती हूँ v1 का डिफरेंस या v1 का रिलेटिव का डिफरेंस है बिफोर कोलिजन, और अगर मैं इसको भी v1 के रिलेटिव आफ्टर कोलिजन डिफरेंस लेना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, माइनस को कॉमन ले लूंगी, बाहर माइनस कॉमन लूंगी तो v2 माइनस हो जाएगा, मैं माइनस लिख दूंगी, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया। ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, दोनों में फर्क सिर्फ कितना है, ये बिफोर कोलिजन है।
और ये आफ्टर कोलिजन है। और बीच में जो साइन है माइनस, तो वो हमने बताया है बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो डिफरेंस है, जो दोनों इक्वल है बट डायरेक्शन चेंज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमें सारे एक्सपेरिमेंट में क्या मालूम था? वी नो masses एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 एंड 2 बिफोर कोलिजन। हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होती है, यानी v1 प्राइम मालूम करना चाहते हैं और v2 प्राइम मालूम करना चाहते हैं। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या आपकी बुक ने सॉल्व नहीं किया, एज इट इज लिखा है, तो हम एज इट इज लिख देते हैं। v1 प्राइम जो है बॉल 1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन टर्म्स ऑफ m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, v1 प्लस 2 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। तो v1 प्राइम हमें बिफोर कोलिजन की फॉर्म में लिख ली। इसी तरह जो v2 प्राइम है उसका फॉर्मूला अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये हमारे पास है बॉल 1 की वेलोसिटी है और ये बॉल की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। अब जो हमने पहले इंट्यूटिवली या पहले से ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट देखा था, अब हम उसे मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। हमारे केस 1 में हमने क्या देखा, हम दोबारा देखते हैं कि दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड हुई तो वेलोसिटी चेंज हुई। कंडीशन क्या थी? m1 इज इक्वल्स टू m2। इस इक्वेशन में अगर मैं m1 इज इक्वल्स टू m2 रखूंगी तो क्या होगा, जहां m2 है वहां m1 लिख देती हूँ। इसी तरह यहाँ पर 1 है वहां मैं m2 लिख देती हूँ। तो क्या होगा, ये m1 से कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह ये m2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गई। सो ये पूरी टर्म 0 होगी। किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये दोनों टर्म 0 होंगी। बाकी बचा ये। अब इसमें भी जहां m1 है नीचे उसे मैं m2 लिख सकती हूँ। जब मैं m2 लिखूंगी तो m2 और m2 सिमिलरली हो जाएंगे। जहां मैं m2 है वहां m1 लिखूंगी तो क्या होगा, 2m 2 ओवर 2m 2m 1 ओवर 2m 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा, v2 और यहाँ पे बचेगा v1। तो v1 प्राइम इज इक्वल्स टू v2 और v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। यानी कि अगर दोनों के मैसेज सेम हैं तो ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि जो पहले बॉल नंबर 1 थी अब वो कोलिजन होने के बाद v2 वेलोसिटी से मूव करेगी, और जो बॉल 2 थी वो बॉल 1 की वेलोसिटी से मूव करेगी कोलिजन के बाद। सेम चीज़ अब हम अपने एक्सपेरिमेंट में भी देखते हैं। बिफोर कोलिजन दोनों बॉल्स आए और आकर हिट हुई। अब v1 जो है वो हमने डेलिबरेटली फास्ट रखी है, v2 स्लो रखी है। जब वो v1 आके हिट हुई v2 से, अब v1 जो है वो स्लो हो गई और v2 जो है वो फास्ट हो गई। तो v1 जो है v2 की वेलोसिटी से मूव करने लग गई, और जो v2 है यानी बॉल 2 है वो v1 की वेलोसिटी से मूव होने लग गई। नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है कि दोनों मैसेज तो सेम है बॉल्स के, बट जो सेकंड बॉल है रेड बॉल, ये स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, रुकी हुई है। बॉल 1 आती है, आके हिट करती है उसे। अब जो के दोनों के मैसेज सेम है तो बॉल 1 रुक गई, यानी v1 प्राइम इज इक्वल्स टू 0 और v2 प्राइम इज इक्वल्स टू v1। यानी बॉल 2 ने बॉल 1 की वेलोसिटी ले ली और उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।